तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी का पहला फैसला, किसान निधि की 17वीं किश्त को मंजूरी दे दी गई है। 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ मिलेंगे। किसान निधि की फाइल पर पीएम ने दस्तखत किया। आपको बता दें, बस कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल को संभाला है और जो सबसे पहला फैसला लिया गया है, बड़ा फैसला, वो किसान सम्मान निधि से जुड़ा हुआ है। सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दी गई है। तो आप देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक 9 जून की और एक आज की। कैसे शपथ लेने के अगले दिन से यानी कि आज से एक्शन शुरू हो चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ से जो पहला दस्तखत है वो किसानों की बेहतरी के लिए उठाया गया है और फाइल पर ये दस्तखत किए गए। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, पहली तस्वीर कल शपथ की और दूसरी तस्वीर आज पीएमओ की, जब प्रधानमंत्री कार्यभार संभालने पहुंचे थे और इसके बाद किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को जारी किया गया। तो तीसरा कार्यकाल, पहला बड़ा फैसला जो निकलकर सामने आया है वो आप देखिए, किसानों से जुड़ा पहला फैसला। किसानों के लिए आपको हम दिखाते हैं इस फैसले से जुड़ी बड़ी बात क्या है। किसान सम्मान निधि की जिस 17वीं किस्त को जारी किया गया है, इससे जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त देखिए आपके सामने। तो पहला बड़ा फैसला कार्यभार संभालने के साथ ही क्या है किसानों के लिए किया गया। फैसले में क्या है ये आप जानिए। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को जारी किया जा रहा है और कितनों को फायदा होगा, कितने किसान इसका लाभ उठाएंगे। 9 करोड़ 30 लाख किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। कितने की जो निधि है वो आपको बता दें, 20,000 करोड़ की जो किसान सम्मान निधि है उसको जारी करने पर फाइल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और यह आपको बता दें, बड़ी खबर क्या है, पहले फैसले पर पीएम मोदी का बयान भी सामने आया। किसान कल्याण प्राथमिकता है हमारी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। किसानों की बेहतरी के लिए और ज्यादा काम करेंगे। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और साथ ही कैसे पीएमओ में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। तो पीएमओ जब पहुंचे तो आप देखिए, तालियों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे और हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय भी जुड़े हुए। लेकिन पहले आनंद, मैं आपका रुख कर रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपना तीसरा कार्यभार संभाल लिया है, कार्यभार और जो अपने कामकाज की शुरुआत ही की है। किसानों के साथ किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को जारी किया गया, क्या जानकारी? दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं आधे घंटे। बिल्कुल, कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में है। 10:30 बजे के आसपास वो पीएमओ दफ्तर पहुंचे थे, अपने ऑफिस पहुंचे। वहां पे जैसा कि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तमाम जो पीएमओ का स्टाफ था, बेसिकली इसको पीएमओ की टीम कहा जाए, वो टीम जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसको जमीन पर उतारा जाता है, उस टीम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धन्यवाद दिया। और इस टीम ने भी तीसरी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तालियां बजाकर स्वागत किया, अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11:30 बजे करीब चार्ज लिया और चार्ज लेते ही पहली फाइल उन्होंने साइन की किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को जारी करने की। साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार की 3 किस्त है जो किसानों को दिए जाते हैं। उसकी जो फाइल थी उसको प्रधानमंत्री ने साइन की। ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तीसरी सरकार में भी, तीसरे कार्यकाल में भी किसान उनका फोकस रहेगा। और इस चुनाव में जिस तरह से किसानों ने, गरीबों ने, युवाओं ने और महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का साथ दिया, तो बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा भी फाइल साइन करने के बाद भी कि हमारी जो प्राथमिकता रहेगी किसान और कृषि क्षेत्र ही रहेगी। और उसके बाद हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को भी जब कैबिनेट की बैठक हुई 5 बजे, उसमें भी 2-3 बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें एक है संसद के सत्र को बुलाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करना और उसके साथ साथ जो पीएम आवास योजना है उसमें जो सरकारी आर्थिक मदद है उसको बढ़ाना और साथ ही साथ ग्रामीण आवास को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
ठीक है, और देखिए आप हमारे साथ बने रहिए। आमोद राय भी हमारे साथ जुड़े। आमोद का हम रुख करते हैं। आमोद, जिस तरह से तुरंत ये फैसला लिया गया कार्यभार संभालते ही, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इससे पहले ये 3 तस्वीरें आपके सामने, पहले, दूसरे और अब तीसरे कार्यकाल यानी 2014 जब पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और जब वो पीएमओ पहुंचे थे तो किस तरह से उन्होंने अपने कार्यभार की, अपने कामकाज की शुरुआत की थी। ये तस्वीर आपके सामने, दूसरी तस्वीर 2019 की है और तीसरी तस्वीर आज की यानी कि 10 जून की है, जब एक बार फिर से तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला और किसानों को लेकर पहला बड़ा जो फैसला है वो कार्यभार संभालते ही लिया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा आनंद प्रकाश बता रहे थे, आज शाम 5 बजे मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक होगी। पहली बैठक में पीएम आवास योजना पर बड़ा फैसला संभव है। आवास योजना के लिए सहायता में बढ़ोतरी संभव है। राष्ट्रपति से जल्द संसद सत्र बुलाने की जो मांग है वो भी की जाएगी। संसद सत्र कब से बुलाना है इस पर भी आज चर्चा संभव है, इस पर भी कोई फैसला हो सकता है। आमोद राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमोद, पहली जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है आज तीसरे कार्यकाल की, इस पर सबकी नजर है, लेकिन आनंद प्रकाश का हम सीधे रुख करते हैं। आनंद प्रकाश, तस्वीरें हम पीछे देख पा रहे काफिले की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब साउथ ब्लॉक यानी कि जो पीएमओ दफ्तर वहां से निकल गए हैं और अब सीधा उनका जो काफिला है उनके आवास की तरफ जा रहा है। 7 LKM की तरफ ये पूरा काफिला जा रहा है। और जैसा कि हमने बताया था कि 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन माफ कीजिएगा पीएमओ अपने दफ्तर पहुंचे थे। 11-11:30 बजे उन्होंने कार्यभार संभाला, बड़ा फैसला किया। पहली फाइल उन्होंने साइन की किसानों से संबंधित, और अब लगभग 1.5 घंटा बिताने के बाद कार्यालय में तमाम जो स्टाफ है, पीएमओ की टीम है, उनको धन्यवाद देने के बाद उनको ये कहा भी प्रधानमंत्री ने कि इस कार्यकाल में भी उसी जोश से काम करना है और जनता के हित में हमको काम करना है। और साथ ही साथ विकसित भारत है, विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 तक जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसको लेकर उसी मुस्तैदी से, उसी मेहनत से और उसी जज्बे के साथ काम करना है। ठीक है, बिल्कुल जज्बा वही रहेगा जो पहले और दूसरे कार्यकाल में था। आमोद, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद झारखंड से सांसद बने संजय सेठ से बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार सुमंत ने। आप देखिए क्या कहा उन्होंने। मोदी कैबिनेट में शामिल केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ इस वक्त हमारे साथ हैं। मोदी 3.0 में आपने राज्य मंत्री की संजय जी शपथ ली है, किस तरह का अनुभव और क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे? ये हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे विकास पुरुष, दुनिया के लोग सबसे लोकप्रिय नेता, उनका तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना देश के लिए बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं बहुत बड़ी सौगात है। अब देश तीसरी बार जब अपनी तीव्र गति से बढ़ेगा तो वर्षों वर्षों पुरानी जो ऐसी चीज़ें हैं और कह सकते हैं कि भारत के नागरिक जो चाहते हैं उस ओर देश विकास की गति पे बढ़ेगा। लेकिन नतीजों के बाद जिस तरह से विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए कि बहुमत नहीं है, कई लोगों ने कटाक्ष भी किया था, संजय राउत जैसे लोग सरकार बनाने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं चलेगी तो चुनौतियां, आपको लगता है कि मोदी 3.0 में बाकी जो 2 कार्यकाल उसके मुकाबले कुछ चुनौतियां आप मानते हैं क्या? देखो, चुनाव में तो कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये सरकार, मोदी की सरकार बहुत बुलंद है। आपको लगता है कि इस और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अमित शाह से मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ ने। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मिले अमित शाह से, नितिन गडकरी से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मुलाकात की। राजनाथ सिंह से भी योगी की मुलाकात की जो खबर है वो सामने आ रही है। पीएम मोदी से भी वक्त मांगा गया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मुलाकात की। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, इसके अलावा नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की जो खबर, ये देखिए अब तीनों तस्वीरें भी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने, गुलदस्ता भेंट किया गया, और नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमोद, क्या जानकारी, 3 बड़े नेताओं के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात क्या बतला रही है? देखिए करुणा, सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से योगी मिले, उसके बाद उन्होंने मुलाकात किया नितिन गडकरी से, और अभी अभी उनकी मुलाकात चल रही है राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनसे, और उन्होंने टाइम मांगा है जेपी नड्डा से भी मिलने के लिए।
तो ये एक बताया जा रहा है कि कटसी मुलाकात है, इसमें कोई राजनीतिक या दूसरा कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको एक औपचारिकता के तौर पे कल इन लोगों ने शपथ लिया है तो उसकी मुलाकात है। लेकिन निश्चित तौर पे जब राजनेता मिलता है तो कुछ बात भी होती है, क्या बात हुई है ये अभी तो पता नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे ये अपने आप में योगी का सबके साथ जाकर मिलना दिखाता है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं इन सारे नेताओं के साथ कंफर्ट पोजीशन में दिखाना चाहते हैं। और ये एक कहीं ना कहीं विषय जरूर है कि योगी गृह मंत्री से मिले, उसके बाद नितिन गडकरी से मिले, अब राजनाथ सिंह से मिल रहे हैं और हो सकता है कि जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो। तो इसमें कोई राजनीतिक बहुत मायने अभी तक नहीं निकला है, लेकिन ये एक कटसी मुलाकात, औपचारिक मुलाकात जरूर है। ठीक है, कोई राजनीतिक मायने नहीं बल्कि कटसी मुलाकात। लेकिन आमोद, जो जानकारी सामने आ रही कि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात का वक्त मांगा गया है, इसमें कुछ खास? देखिए, सबसे जो उनकी मुलाकात हो रही है उसको औपचारिक मुलाकात ही, न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद निश्चित तौर पे एक मुख्यमंत्री जब दिल्ली में है तो उसकी मुलाकात अपने पार्टी के प्रमुख से होने, प्रमुख नेताओं से होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जो इनके गार्जियन भी हैं, बीजेपी के एक तरह से गार्जियन भी हैं और उनकी पार्टी के प्रमुख भी हैं, तो उनसे मुलाकात, देश के प्रमुख है तो उनसे मुलाकात भी हो सकती है। और होगा तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री से जो उनकी बातचीत होगी वो औपचारिक होगी। और संभव है कि उत्तर प्रदेश के लिए कुछ फंड पे चर्चा हो, उत्तर प्रदेश के लिए कोई स्कीम पे चर्चा हो, लेकिन अभी तक जो जानकारी है, जो भी तीनों मुलाकात हुई है वो महज औपचारिक मुलाकात रही है। ठीक है, तो अभी तक की जो मुलाकात है इस पर जानकारी है कि कटसी यानी औपचारिक मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमोद राय और आनंद प्रकाश पांडे, अभी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो रियासी आतंकी हमले पर बड़ी खबर आपको बता दें, रियासी आतंकी हमले की जांच तफ्तीश शुरू कर दी गई है। एसआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। जो जानकारी सामने आ रही है, कल जिस तरह से कायराना हरकत को आतंकवादियों ने अंजाम दिया, इसके बाद से लगातार तफ्तीश जारी है और इसके अलावा आतंकवादियों की खोजबीन भी की जा रही है। और अभी खबर यह है कि एफएसएल के बाद अब जो एसआईए की टीम है वो भी पहुंच गई है उस मौके पर, उस जगह पर जहां पर आतंकी हमला हुआ रियासी में। आपको बता दें कि कल जिस तरह से आतंकवादियों ने घात लगाकर हमले को अंजाम दिया, इसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और बड़ी संख्या में श्रद्धालु, 33 की संख्या में श्रद्धालु घायल हो गए। और इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, एनआईए करेगी रियासी आतंकी हमले की जांच। जो खबर आ रही है, हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम रवाना हो गई है। एनआईए के एसपी लेवल के अधिकारी खुद जांच में शामिल होंगे। एनआईए की फॉरेंसिक टीम भी मौके के लिए रवाना हुई है। तो आपको बता दें कि हर स्तर से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और साथ ही जिन आतंकवादियों की बात की जा रही है उनके नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं। अबू हमजा का जो नाम है वो निकलकर सामने आ रहा है। कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, वो सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। और कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया वो इस वक्त आपके सामने है। 6 तस्वीरें आप देखें, श्रद्धालुओं से भरी बस जो कि इस वक्त आपको नजर आ रही है। सीसीटीवी कैमरा में ये सब कुछ कैप्चर हुआ है और इसके बाद 30 से 40 राउंड फायरिंग की जाती है आतंकवादियों की तरफ से। और इस फायरिंग के बाद जो ड्राइवर है उसको गोली लगती है, कंट्रोल वो खो देता है बस पर से और फिर ये 200 फीट गहरी खाई में गिर जाती है बस। 9 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई, कई बड़ी संख्या में घायल है, बताया जा रहा है 33 की संख्या में घायल हैं श्रद्धालु। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ जारी। तो पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं पर जो आतंकी हमला हुआ, इसके बाद राज्यपाल और डीजीपी से भी हालात की जानकारी ली है, बात की है। और इस बीच आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की ग्राउंड रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऊपर से तकरीबन ये 150 मीटर है, उससे नीचे जो है गहरी खाई में ये बस गिरती है और उसके बाद तकरीबन 9 लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है। ये देखिए बुलेट के निशान जो है वो साफ तौर पे आप इस बस पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कायराना हरकत जो है उसको आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था। यहाँ पर कुछ सामान है वो भी यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है और तस्वीरों में आप देखिए कि बस की हालात किस तरीके से है। यहाँ पे पूरी तरीके से जो डैमेज है वो पूरी तरीके से बस पे हुआ है और फ्रंट की तरफ से आतंकियों की तरफ से गोलियां चलाई गई। पीछे भी गोलियों के निशान जो हैं वो साफ तौर पे बस पे देखने को मिल रहे हैं। और जैसे ही आतंकियों की तरफ से ये गोलियां चलाई गई उसके बाद जो ड्राइवर है
है वो अपना नियंत्रण जो है वो खो जाता है। सामान, चप्पलें, जूते, उसके साथ साथ टोपी यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रही है और खून ही खून के निशान जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, आतंकी हमले पर रियासी के एसएसपी मोहिता शर्मा ने टीवी9 के कैमरे पर कई बड़े खुलासे किए हैं। यह आपको बता दें, बड़ी खबर क्या, आतंकवादियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। मोहिता शर्मा की तरफ से यह कहा गया फायरिंग करने वाले आतंकी पाकिस्तानी है। यह एसएसपी की तरफ से बयान। बस पर 2 आतंकवादियों ने फायरिंग की है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी ने बात की है, क्या कहा गया मोहिता शर्मा की तरफ से, आप देखिए। एसएसपी रियासी मोहिता शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, जिस तरीके से इंटेंसिफाई सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है जो आप शेयर कर सकेंगे? हमने इसमें 5 टीम्स बनाई हैं और वो पूरा एरिया कॉम करते हुए नीचे की तरफ इसी पॉइंट पे आके मिलेंगी। मॉर्निंग से ही पीछे अरनास का एरिया जुड़ता है, रजौरी का एरिया जुड़ता है। सब जगह पे वो टीम्स एक एक गांव पे जाके, हर एक घर पे जाके बीडीजीज की है मदद के साथ, हमारी एसओजी की टीम के साथ ये कॉमिंग ऑपरेशन जो है सुबह से कर रहे हैं। एक बैग भी मिला मैम? इस तरीके के बैग की कोई इनपुट जो है, ये जो आतंकी थे कितनी संख्या में थे? विटनेसेस का कहना है कि 2 आतंकियों की वो पुष्टि कर सकते हैं। इसके अलावा अभी इट इज टू सून टू। रजौरी पुंछ का इलाका भी इस इलाके के साथ जुड़ता है। माना जाए कि एक तो पाकिस्तानी होंगे और दूसरा एक अबू हमजा जो रजौरी पुंछ में एक्टिव है उसका ग्रुप हो सकता है। इट इज टू सून टू टेल। एक आखिरी सवाल मैम, क्या इस तरीके के इनपुट्स थे कि आतंकी श्राइन के ऊपर भी हमला कर सकते हैं? देखिए, जर्नल एरिया का इनपुट और जर्नल इनपुट जैसे रहते हैं कि यात्राएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं जेएनके में, उस तरीके से हम अपने श्राइन्स को वैसे भी सिक्योर करने के लिए हम अलर्ट पे ही रहते हैं। एक जर्नल इनपुट था कि यात्राएं शुरू हो रही हैं, आप सबको अलर्ट रहना है। उस तरीके से हमने श्री माता वैष्णो देवी और शिवखोड़ी श्राइन पे जितनी भी हमारी नफरी है उसको अलर्ट रखा हुआ था। इसीलिए मैं कहूँगी कि ये 8 से 9 किलोमीटर आगे पड़ता है पोनी का एरिया। उन्होंने श्राइन पे नहीं पर यहाँ पे एकदम बॉर्डर के साथ लगते हुए उन्होंने अपने ये नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। लेकिन एक इनपुट था, इनपुट इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं था। और देखिए, जिस जगह पर हमला किया गया उसी रियासी की जगह से हमारे संवाददाता अंकित भट्ट इस वक्त आपको नजर आ रहे, जिन्होंने एसएसपी मोहिता शर्मा से बात की। अंकित, हमने सुना एसएसपी को, उन्होंने साफ कहा कि 2 की संख्या में ये आतंकी थे जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से है। अभी क्या जानकारी आप दे सकते हैं, कैसे ऑपरेशन चलाया जा रहा है आतंकवादियों के खिलाफ? क्या कोई और इनपुट, क्या कोई कामयाबी मिल पा रही है? देखिए, जो ताज़ा इनपुट जो हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे वो ये है कि एसआईए स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो मौके पे पहुंची है और इस समय मैं उसी जगह पे मौजूद हूं जहां पर आतंकियों की तरफ से कायराना हरकत की गई। और तस्वीरों में आप देखिए कि तकरीबन 150 मीटर गहरी खाई के अंदर जो ये बस है वो गिर जाती है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो गहरी खाई के अंदर बस है वो अभी भी पड़ी हुई है। हमने रिपोर्ट भी इसी बस जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। अंकित, आपकी आवाज किसी वजह से नहीं आ पा रही है, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच एक और जो बड़ी खबर है रियासी हमले को लेकर, आपको बता दें, रियासी आतंकी हमले पर यह बड़ी खबर, 2 आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। दोनों आतंकी पाकिस्तानी थे, ये सोर्सेस के हवाले से खबर। हमले से पहले आतंकी कमांडर अबू हमजा एक्टिव था, ये सोर्स बता रहे हैं। रजौरी इलाके में अबू हमजा एक्टिव था। रियासी रजौरी जिलों की सीमा पर हमला किया गया। सुरक्षा एजेंसियों का संयुक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। तो देखिए, इस हमले के पीछे जिस आतंकी अबू हमजा का नाम निकलकर सामने आ रहा है, जो रजौरी में एक्टिव था, आखिर कौन है ये अबू हमजा, ये आप जान लीजिए। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर है अबू हमजा। इसने कई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी रह चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि 26/11 मुंबई हमलों का ये मुख्य आरोपी है अबू हमजा। पुलिस ने 10 लाख का इनाम इसके ऊपर घोषित कर रखा है। पुंछ रजौरी के जंगलों में ये सक्रिय है। और अंकित का एक बार फिर से हम रुख करते हैं। अंकित, अबू हमजा का नाम एक बार फिर से निकलकर सामने आ रहा है इस आतंकवादी हमले को लेकर। और यह अब मुझे लगता है कि सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती कि जल्द से जल्द इस आतंकवादी को और जो भी इसमें शामिल थे आतंकवादी, उनका खात्मा किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए।
सबसे पहले करना मैं आपको बता दूं कि अब्बू हमज़ा जो है वो रजौरी और पुंछ के इलाके में एक्टिव है, 10 लाख का इनामी है। जैसा कि आप कह रहे थे कि 26/11 का ये आतंकी है, लेकिन आपको बता दें कि मैं करेक्शन करना चाहूँगा, ये 26/11 का आतंकी नहीं है, ये रजौरी और पुंछ के इलाके में एक्टिव आतंकी है। लश्कर का कमांडर बताया जा रहा है और कई आतंकी हमलों को ये अंजाम दे चुका है, क्योंकि इस आशंका जताई जा रही है कि इसी के ग्रुप में हो सकता है कि इस आतंकी हमले को अंजाम दिया हो। 2 आतंकी है, दोनों पाकिस्तानी है। अब्बू हमज़ा की भी अगर बात की जाए वो भी पाकिस्तान मूल से है, पंजाबी बोलता है और ऐसा माना जा रहा है कि डाउन पंजाब की तरफ का रहने वाला है। और इसी का ग्रुप जो है ख़ास तौर पे रजौरी और पुंछ के इलाके में एक्टिव है, क्योंकि रियासी की अगर बात की जाए जहाँ पर ये आतंकी हमला हुआ, ये लगभग बॉर्डर के साथ लगता हुआ इलाका है। बॉर्डर यानी कि रजौरी के साथ लगता हुआ इलाका है। और पिछले साल भी हमने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को यहाँ त्रियाट के इलाके में देर किया था। और लगातार जो सुरक्षा बलों के लिए अब चुनौती बनी है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों से पिछले कुछ इंसिडेंट अगर आप करना देखेंगे वो लगातार इसी तरीके के है, यानी कि पहले बिल्कुल, यानी कि अब ये बहुत जरूरी हो गया अबू हमज़ा, जिसका नाम एक बार फिर से निकल कर आया है इस आतंकी हमले को लेकर, और साथ ही साथ वो आतंकी जो कि इसमें शामिल थे जिन्होंने गोलियां बरसाई थी श्रद्धालुओं पर, बस पर उनके खिलाफ उनका एक्शन लिया जाए, माकूल जवाब दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर जारी सियासत की। खबर क्या है बड़ी, आप जानिए। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बैठक खत्म हो गई। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में मंत्रियों की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। तकरीबन 1 घंटे तक ये बैठक चली है। तो दिल्ली में जिस तरह से पानी का संकट कई इलाकों में गहराता हुआ नजर आ रहा है इस गर्मी के बीच, और इन सब के बीच दिल्ली सरकार लगातार आरोप हरियाणा पर लगा रही है पानी कम छोड़ने को लेकर। इन तमाम आरोपों और जो सियासी बयानबाजी है, इन सब के बीच उपराज्यपाल के साथ एलजी के साथ दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई। और चलिए अब आपको बताते हैं कि हरियाणा सरकार पर दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने क्या आरोप लगाए हैं पानी संकट को लेकर। क्या कहा गया आतिशी की तरफ से, आप देखिए। मुनक कैनाल से 1050 क्यूसेक से कम पानी छोड़ा जा रहा है। हरियाणा की तरफ से कहा गया 1 जून से लगातार पानी का प्रवाह घटाया जा रहा है और इसी के बाद दिल्ली में संकट आ रहा है। यह कहा जा रहा है पानी ना सप्लाई कर पाने से दिल्ली का जो हक है वो मारा जा रहा है, यानी जितना सप्लाई होना चाहिए वो नहीं हो रहा। हरियाणा सरकार गंदी राजनीति कर रही है, यह आरोप आतिशी की तरफ से लगाया गया। भीषण गर्मी में दिल्ली से साजिश ना करे हरियाणा। और कहा क्या गया है, बयान भी एक बार आप सुन लीजिए आतिशी का। काफ़ी लंबी बातचीत हुई। दिल्ली में जो पानी की कमी हो रही है, हरियाणा पानी जो कम छोड़ रही है, चाहे वजीराबाद बैराज पे पानी का लेवल गिर रहा है, चाहे मुनक कनाल में कम पानी आ रहा है। तो क्योंकि एलजी साहब केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो हमने एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट किया कि हरियाणा से स्पेसिफिकली बात करें जो मुनक कनाल में पानी कम आ रहा है। 990 क्यूसेक से ज़्यादा पानी दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर पहुंचता है, परंतु पिछले 1 हफ्ते में 7 जून को तो ये 840 तक गिर गया था। पिछले 2 दिन में ये 850-855 तक पहुंचा है। इस जो पानी मुनक कनाल से दिल्ली में आता है, इससे दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स डिपेंडेंट हैं। क्योंकि मुनक कनाल का पानी गिर रहा है, क्योंकि वजीराबाद में पानी का लेवल कम है, तो जो हमारा वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका पिछले कुछ दिनों में 30 mgd ऑलमोस्ट पानी का प्रोडक्शन कम हुआ है, जिससे दिल्ली वालों पर बहुत सीरियस असर पड़ रहा है। तो एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो हरियाणा से बात करेंगे। तो उपराज्यपाल की तरफ से आश्वासन दिया गया, यह कहा गया है आतिशी की तरफ से। और देखिए भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत ने दिल्ली वालों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। दिल्ली में टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। पानी के लिए टैंकर के बीच चाणक्यपुरी से शालिनी वाजपेयी की यह रिपोर्ट आप देखिए। मैं इस वक्त चाणक्यपुरी पहुंची हूँ। चाणक्यपुरी का संजय कैंप है। यहाँ पर एक तरफ चाणक्यपुरी जहाँ पर सारी एम्बेसीज हैं, वो ऐसा लगेगा जैसे वो दूसरी दुनिया है। जब आप इस दुनिया में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दूसरी तरह की दुनिया है, जहाँ पर सुबह से लोग
इस तरह से अपनी बाल्टियों को लेकर बैठे हुए हैं बाहर, इंतज़ार कर रहे हैं टैंकर का कि कब टैंकर आएगा और कब पानी भरेंगे। सुबह से 2 घंटे से लोग इसी तरह से बैठे हैं और एक एक बूंद के लिए लोग यहाँ पर तरस रहे हैं अभी। और सभी लोग काम करते हैं, छोटा मोटा सबको काम करना है, तभी घर में खाना बनेगा, लेकिन टैंकर समय से नहीं आता है, जिसकी वजह से लोग अपने जो ड्यूटी पर जाना होता है उसमें भी उनको लेट होता है। तो देखिए कितने सारे लाइन लगी हुई है, लेकिन टैंकर का भी कोई नामो निशान नहीं है और कोई समय नहीं है। टैंकर अपनी मर्जी से भेजते हैं यहाँ पर, इन लोगों का ये आरोप है, और कब भेजेंगे कब आएगा किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो चाणक्यपुरी के हालात आपने देखे और शालिनी ने चाणक्यपुरी में लोगों से भी बात की, आप वो भी सुनिए। कहाँ पर काम करते हैं? मैं यहीं चाणक्यपुरी में रेलवे इंफॉर्मेशन, अच्छा, उसी में काम करता हूँ, रेलवे ऑफिस में। कितने बजे आपको जाना है? 9 बजे जाना है, 9:30 बजे का ड्यूटी है। देखिए अभी तक टैंकर नहीं आया। मैं 2 घंटे से देख रही हूँ, सभी लोग यहाँ पर इसी तरह से बैठकर इंतजार कर रहे हैं। डेली इंतजार करना पड़ता है, एक दिन का थोड़ी है, तो डेली का कहानी है, आज का थोड़ी है। अब ड्यूटी वाले बंदे हैं अब 9 बज गया, अभी तक आए नहीं, बंदे देख देख के चले गए, अब क्या कर सकते हैं। तो कब आएगा, कोई टाइम इसका? कोई टाइम नहीं है इसका। वैसे कितने बजे आता है रोजाना? रोजाना तो ऐसे 8:30 तक आ जाता है, अभी तक आया नहीं। रोजाना 8:30 बजे तक आ जाता है, लेकिन अभी 9:15 9:30 बज चुका है, लेकिन अभी तक टैंकर नहीं पहुंचा है। यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। आप भी लेकर आए हैं अपनी बाल्टी यहाँ पर पानी भरने के? अच्छा, तो टैंकर कितने बजे आता है यहाँ पर? 9 सवा 9 तक आ जाता है। अच्छा, अलग अलग दिन अलग अलग टाइम पर आता है? हाँ, अलग अलग दिन पे अलग अलग टाइम पे आता है। कोई समय नहीं है उसका? कोई टाइम टेबल नहीं है। अच्छा, कोई कभी जल्दी भी आ जाता है, कभी लेट भी आता है। आप कहाँ काम करते हैं? हम तो संजय में रहता हूँ और काम करता हूँ वहाँ नेताजी नगर में। अच्छा, तो आप कितने बजे जाना है आपको? हमें 9 बजे जाना था, अब टैंकर का इंतजार कर रहा हूँ, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा पीने का। वो आ जाएगा तो मैं नहा के धो के निकल जाऊँगा। अच्छा, वो आ जाएगा तब निकल जाएंगे। तो यहाँ पर सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं टैंकर का। आप भी इंतज़ार कर रहे हैं? हाँ जी। आपको भी, आप कहाँ काम करते हैं? मैं इधर ही काम करता हूँ। अच्छा, मालचा मार्ग में काम करता हूँ। हाँ हाँ। तो अभी तो आया नहीं है टैंकर। 9 बजे जाना था, ड्यूटी छुट्टी कर ली एक पानी के लिए। छुट्टी करनी पड़ी? हाँ, छुट्टी करनी पड़ी। क्या आज अभी तक टैंकर नहीं आया? नहीं आया टैंकर। तो इनका कहना है कि हमने तो छुट्टी कर ली क्योंकि टैंकर नहीं आ रहा है। हाँ, आपका नाम क्या है, आप बताइए। कब कितने बजे टैंकर आता है? और आज अभी तक 2 घंटे से मैं देख रही हूँ, सब लोग ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक टैंकर नहीं आया। कोई ठीक नहीं है, 11, 10, 8 जब जैसे मन होता आ जाता है। एक दिन में कितने टैंकर आते होंगे? एक ही आता है इधर। एक दिन में एक आता है? और उसमें लगभग कितने लोग आते हैं यहाँ पर पानी भरने के लिए? लोगों को तो कोई गिनती नहीं है। और चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली से। जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। जितेंद्र, अभी हमने सुना आतिशी की तरफ से कहा गया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ जो मीटिंग हुई है, इसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है। क्या कोई हल निकलता हुआ, कोई सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है इस बैठक के बाद? बिल्कुल, देखिए अरुण, आपको बता दूं कि मेरे पीछे ही ये एलजी सचिवालय है, यहीं पर बैठक चली 1 घंटे से ज़्यादा चली है। देखिए फौरी तौर पे कोई राहत मिलती दिख नहीं रही। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, देखिए देश की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ तक भी दिल्ली सरकार पहुंची है और कोर्ट ने कहा कि 137 क्यूसेक पानी हिमाचल छोड़े, लेकिन वो पानी अभी तक छोड़ा गया है। उसको लेकर स्थिति क्या है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, पानी छोड़ा नहीं गया है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा से जो पानी मिलता था पहले, वो भी उससे कम हो रहा है। उसमें भी 1000 के ज़्यादा क्यूसेक पानी मिलता था, 200 क्यूसेक पानी कम कर दिया गया। और दिल्ली में जो यमुना का स्तर है वो 670 फीट से ऊपर होना चाहिए, वो घटकर जो है 669 तक पहुंच गया है। और 950 एमजीडी से ऊपर जो है दिल्ली में खपत होती है पानी की, वो अब तकरीबन 30 एमजीडी तक घट गई है। तो साफ तौर पर जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कई इलाकों में लोग पानी के लिए पूरी तरह से तरस रहे हैं और यही वजह है कि दिल्ली सरकार एक तरफ जो है केंद्र सरकार से बात कर रही है, एलजी से बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की सड़क पर भी उतरी है, लेकिन फौरी तौर पर इसकी कोई हल निकलता हुआ दिख नहीं रहा। हालांकि आश्वासन जरूर दिया गया एलजी की तरफ से। कर्मचारियों की कमी है उसको पूरा किया जाए, ताकि बिल्कुल तुरंत कोई इसकी राहत दिल्ली वासियों को मिलती है, अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लगातार कोशिशें जरूर की जा रही है ताकि जल्द से जल्द संकट से उबरा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।